बच्चों हम हमारा सेकंड चैप्टर उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत पढ़ रहे थे। इसमें हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि किस प्रकार से उपभोक्ता क्रमवाचक विश्लेषण के आधार पर अपना संतुलन स्थापित करता है। उपभोक्ता बजट रेखा और तटस्थता वक्र का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से संतुलन स्थापित करता है। तो आपको आशा है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर के अगले पार्ट में, जिसमें हम अध्ययन करेंगे मांग का। तो शुरू करें। बच्चों, मांग क्या होती है? आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो आप क्या करते हैं? उस चीज़ की मांग ही तो करते हैं। जैसे कि अभी आप विद्यार्थी हैं तो आपको पेन की मांग होगी, आपको बुक्स की मांग होगी, और अभी तो आप डिजिटल विद्यार्थी बन चुके हैं तो आपको मोबाइल की मांग होगी, मोबाइल में रिचार्ज की मांग होगी। क्यों इन सभी की मांग से आपकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो मांग क्या होती है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस वस्तु की डिमांड करता है, जिस वस्तु को मांगता है, जिस वस्तु को चाहता है, वही क्या होती है? मांग होती है। तो मांग के बारे में जो आवश्यक तत्व होते हैं वो 5 आवश्यक तत्व होते हैं। जैसे कि आप यहाँ बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मांग के तत्व। ये 5 तत्व यदि होते हैं तो ही कोई वस्तु की क्या कहलाती है? मांग कहलाती है। जो पहला तत्व आता है वस्तु की मांग के लिए आवश्यक, वो है वस्तु की इच्छा। कि किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की क्या होनी चाहिए? हमारे दिल में इच्छा होनी चाहिए, हमें उसकी ज़रूरत होनी चाहिए। यदि हमें ज़रूरत है तभी हम उस वस्तु की क्या करेंगे? मांग करेंगे। ठीक है बच्चों। जो उसके लिए दूसरा तत्व है मांग के लिए, वो होता है पर्याप्त मुद्रा। हमें किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, हमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता है, लेकिन उस वस्तु को खरीदने के लिए हमारे पास आवश्यक मुद्रा भी होनी चाहिए। यदि मुद्रा नहीं है तो हम उस वस्तु की मांग भी नहीं कर सकते। तो दूसरा तत्व क्या हो गया? पर्याप्त मुद्रा। तीसरा तत्व है मुद्रा को खर्च करने की इच्छा। हमें आवश्यकता भी है, हमारे पास मुद्रा भी है, लेकिन हमें मुद्रा को खर्च करने की इच्छा नहीं है। जैसा कि प्राय कंजूस व्यक्तियों के साथ होता है कि उनके पास बहुत सारा पैसा होता है लेकिन वो उसे खर्च नहीं करना चाहते, इसीलिए उस वस्तु की वो मांग नहीं करते हैं। तो मांग के लिए ये भी आवश्यक है कि पैसा तो हो, साथ में उसको खर्च करने की क्या होनी चाहिए? इच्छा भी होनी चाहिए, तभी वस्तु की मांग कहलाएगी। ठीक है। जो अगला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कीमत। कीमत यदि हमें किसी वस्तु की पता होती है तभी हम उसके हिसाब से ही क्या करते हैं? मांग। आज हीरो की कीमत बहुत अधिक है तो हम जल्दी से तो उसकी मांग नहीं करते हैं, लेकिन पानी की कीमत कम होती है और वो अति आवश्यक भी है, इसीलिए हम उस वस्तु की क्या करते हैं? मांग करते हैं। तो कीमत मांग को बहुत अधिक प्रभावित करती है। कीमत यदि अधिक होती है तो हम उस वस्तु की मांग को कम कर देते हैं, लेकिन कीमत कम होती है तो हम उस वस्तु की मांग को बढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसके बाद है समय। समय भी मांग को प्रभावित करता है। समय समय के अनुसार हर वस्तु की मांग बदलती चली जाती है। जैसे कि यदि हम शीतकालीन की बात करें तो शीतकाल में क्या होता है? उस वक्त बहुत सर्दी पड़ती है तो हमें स्वेटर्स की मांग होती है, जैकेट्स की मांग होती है, कैप की मांग होती है, शूज़ चाहिए, हमें सॉक्स चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त सर्दी बहुत तेज़ लगती है। लेकिन यदि हम गर्मी की बात करें तो गर्मियों में क्या होता है? समय बदल जाता है। गर्मियों में हमें कॉटन के कपड़ों की मांग होती है, उस वक्त हम जैकेट्स की और स्वेटर्स की मांग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो समझ में आ गया, समय के आधार पर भी क्या होती है? मांग बदलती चली जाती है। तो यहाँ पर मांग के लिए आवश्यक तत्व जो 5 यहाँ पर दिए गए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। इसको आपको डायग्राम बना के कॉपी में नोट कर लेना है ताकि कि आपके दिमाग में अच्छे से इम्प्रिंट हो जाए। ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं कि मांग की परिभाषा क्या है। मांग की परिभाषा मैंने आपको बताया था, मांग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिमांड। क्या होती है? किसी वस्तु की मांग वह मात्रा होती है जो कि उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर खरीदी जाती है। अलग अलग कीमतों पर क्या होती है? उपभोक्ता अलग अलग मांग करता है। तो विभिन्न कीमतों पर जो मांगी गई मात्रा होती है वही क्या कहलाती है? वस्तु की मांग कहलाती है। तो याद रहेगा ना, क्योंकि हमने बात की थी कि अलग अलग कीमतों पर उपभोक्ता हर वस्तु की अलग अलग मांग करेगा। तो यहाँ पर यही इसकी डेफिनेशन है। जो इसका इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो यह है कि मांग किससे संबंधित होती है? कीमत से संबंधित होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि विभिन्न कीमतों पर जो मांगी गई मात्रा है मांग की वो क्या होगी? अलग अलग होगी। तो मांग किससे संबंधित होती है? कीमतों से संबंधित होती है। ठीक है बच्चों। मांग की अवधारणा के साथ स्थान, समय व कीमत तीनों आते हैं। मांग में स्थान भी आएगा, समय भी आएगा और कीमत भी, तीनों आएंगे।
स्थान के हिसाब से मांग क्या होती है, अलग अलग होती है। आज जो हम जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं है विदेशों में भी उस चीज़ की मांग हो। आज हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, तो हम विभिन्न त्योहारों पर अलग अलग चीज़ों की मांग करते रहते हैं, पटाखों की, मिठाइयों की। इसके अलावा राखी के सीज़न में हम राखी की, मकर संक्रांति के सीज़न में हम पतंग की मांग करते नहीं करते। लेकिन यदि हम विदेशों में जाएंगे तो वहाँ पर इस तरह के फेस्टिवल्स नहीं मनाए जाते, तो वो इस तरह की चीज़ों की मांग भी नहीं करते। तो स्थान के अनुसार क्या होती है, मांग बदलती चली जाती है। ठीक है बच्चों। इसके बाद है समय। समय के आधार पर मैंने आपको बताया था कि यदि शीतकाल की बात करें, सर्दियों की बात करें, तो सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी लगती है, इसलिए स्वेटर्स की, जैकेट्स की, कैप की, शूज़ की और सॉक्स की मांग बहुत अधिक होती है। लेकिन यदि हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में इन सब चीज़ों की मांग नहीं होती। गर्मियों में कॉटन के कपड़ों की मांग बहुत अधिक होती है। तो समय के हिसाब से भी मांग क्या होती है, बदलती जाती है। इसके बाद जो तीसरा है वो है कीमत। कीमत, यदि अधिक कीमत होती है तो किसी वस्तु की कम मांग की जाती है, लेकिन यदि किसी वस्तु की कीमत क्या होती है, कम, तो उस वस्तु की मांग क्या की जाती है, अधिक की जाती है। तो मांग किसके से संबंधित होती है, स्थान से, समय से और साथ में कीमत से। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आगे देखें, आगे है बच्चों फलन क्या होता है। अब आप सोचेंगे कि मांग पढ़ते पढ़ते बीच में फलन कैसे आ गया, तो हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे मांग फलन का। मांग फलन का अध्ययन करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि फलन क्या होता है। फलन को जानने के बाद हम मांग फलन को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो बच्चों फलन क्या होता है, आपने क्लास 10th में मैथ्स तो पढ़ी थी, वहाँ पर आपने विभिन्न प्रकार के समीकरण भी पढ़े थे, जिन्हें हमने ग्राफ में भी दर्शाया था ना। तो उसी के आधार पर होते हैं फलन। फलन का अर्थ क्या होता है कि एक चर दूसरे चर से क्या होता है, संबंधित होता है। उनके जो संबंध को दर्शाता है वो होता है फलन। चर अर्थात जो कि बदलने वाली राशि होती है, अचर जो कि बदलने वाली राशि नहीं होती। चर जैसे कि हमने मान लिया एक चर x है, दूसरा चर है y, तो x y से किस प्रकार से संबंधित है वो दर्शाता है फलन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। यहाँ पर यही लिखा है कि दो चरों के बीच संबंध को कौन दर्शाता है, फलन दर्शाता है। और यहाँ पर जैसे उदाहरण दिया है, y इज द फंक्शन ऑफ x, y x का फलन है। अर्थात यहाँ पर y किससे संबंधित है, x से संबंधित है। x जब बदलेगा तो y भी क्या होगा, बदलता चला जाएगा। पहले क्या बदलेगा, x बदलेगा। जो राइट साइड लिखा हुआ होता है वो पहले बदलता है, उसके आधार पे जो लेफ्ट साइड लिखा होता है वो बदलता है। तो x की वैल्यू यदि हमने मान ली 1 2 3 4 बदलती रहती है, तो उसके आधार पर y की क्या वैल्यूज होती है वो यहाँ पर संबंधित होती है। x जिस प्रकार से बदलेगा y भी उसी प्रकार से बदलता रहेगा। ये इन दोनों का संबंध होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, फलन। और इसे हम दर्शाते हैं f से। f फंक्शन होता है ना, उससे दर्शाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि जो राइट साइड वाला है वो पहले बदलेगा, अर्थात जो राइट साइड वाला है वो होता है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर समझ में आ गया बच्चों, जो कि अपने आप बदलता है, उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, और वो बदलता है तो उसके बदलने से प्रभाव पड़ता है परतंत्र चर पर, जो कि हम लेफ्ट साइड लिखते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया, ये x है वो तो क्या हो गया, स्वतंत्र चर जो कि अपने आप बदलता रहता है, और इसके आधार पर क्या बदलता है, y, तो y क्या हो गया, परतंत्र चर। आगे बच्चों समझ में, स्वतंत्र चर जो कि राइट साइड में, परतंत्र चर जो कि लेफ्ट साइड में। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा है कि y x पर निर्भर करता है। y किस पर निर्भर करता है, x पर। x के प्रत्येक मूल्य के लिए y का क्या होगा, अद्वितीय मूल्य होगा। x के हम जो भी वैल्यू लगाएंगे, जैसे 1 2 3 4 जो भी लगाई हमने, उसके लिए y का अद्वितीय मूल्य होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, x पे। x और y में क्या संबंध है उस पर ये निर्भर करेगा। तो x के अलग अलग मूल्य के लिए y का अद्वितीय मूल्य होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है y परतंत्र चर और x स्वतंत्र चर। x कैसा चर है, स्वतंत्र, और y कैसा चर है, परतंत्र चर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसके बाद है दो चरों के मध्य संबंध को हम बीज गणितीय रूप में भी क्या किया जा सकता है, अभिव्यक्त किया जा सकता है। बीज गणित जो कि आपने क्लास 10 में पढ़ी होगी, तो बीज गणित अर्थात दो चरों के बीच में क्या संबंध है, हम उसको बीज गणित के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा y इज द फंक्शन ऑफ x, हमने यही देखा। यदि हम x की अलग अलग वैल्यू लगा दें, x की मान लो क्रमशः है, हमने लगा दी 1 2 3 4 वैल्यू, और y की वैल्यू है 100 200 300 और 400, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y की जगह हमने लिख दिया 100 इज द फंक्शन ऑफ x की जगह लिख दिया 1। ठीक है, यदि हमने y की जगह लिख दिया यहाँ पर 200, तो हमने x की जगह लिख दिया यहाँ पर 2, y की जगह लिख दिया 300, तो हमने लिख दिया यहाँ 3,
400, यहाँ लिख दिया 4। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि x की अलग अलग जो वैल्यूज़ हमने लगाई है, जो कि हमें यहाँ पर दी हुई है, उसके आधार पर y की अलग अलग वैल्यूज़ हमें प्राप्त होगी। ये दोनों के संबंध को दर्शाता है। पहले क्या बदलता है x और उसके आधार पर बदलता है y। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसको हम इस तरीके से ही लिखेंगे। अब देखिए, दो चरों के मध्य संबंध को हमको बीजगणितीय रूप में भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो हम एक बीजगणितीय समीकरण बनाते हैं, उसके आधार पर भी हम दो चरों के बीच संबंध को दर्शाते हैं। हम ये दर्शाएंगे कि जो x है वो बदलता है, तो उसके आधार पर क्या होता है, y भी बदलता है। जैसे आपके सामने उदाहरण है y बराबर 5 + x, y बराबर 50 - x। ये एक समीकरण है। पहला समीकरण आप देखते हो धन के रूप में है, जो दूसरा समीकरण है वो है माइनस के रूप में है। तो पहला जो लिख रखा है y बराबर 5 + x, हमने मान लिया x की वैल्यू क्या है 1, तो क्या होगी, y की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। यदि हमने x की वैल्यू 1 लगा दी तो y की वैल्यू क्या हो गई, 6। यदि हमने यहाँ पर क्या किया, x की वैल्यू 2 कर दी तो y की वैल्यू क्या हो गई, 7। तो हम क्या देख रहे हैं कि x की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो साथ में y की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यदि x की वैल्यू को हम कम करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम यदि दूसरा उदाहरण देखते हैं, y बराबर 50 - x, हमने वही 1 लिया तो y की वैल्यू हो गई 49। हमने 2 लिया x की वैल्यू तो y की वैल्यू हो गई 48। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, तो y की वैल्यू बढ़ने की बजाय क्या हो रही है, घट रही है। आ रहा है ना बच्चों समझ में। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो प्लस वाला जो समीकरण है उसमें x की वैल्यू बढ़ाती है तो y की वैल्यू भी बढ़ जाती है, संबंध हो गया ना। और यदि माइनस वाला यदि देखते हैं तो उसमें x की वैल्यू बढ़ाते हैं तो y की वैल्यू घट जाती है। अर्थात जो प्लस वाला है उसमें x में और y में सीधा संबंध पाया जाता है, बढ़ाने पर बढ़ता है, घटाने पर घटता है। और जो माइनस वाला है उसमें क्या होता है, बढ़ाने पर घटता है, घटाने पर बढ़ता है, अर्थात विपरीत संबंध पाया जाता है। तो जब बढ़ाने पर बढ़ता है x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू बढ़ती है, x की वैल्यू घटाने पर y की वैल्यू घटती है, अर्थात सीधा संबंध पाया जाता है। उसे हम कहते हैं वर्धमान फलन। आगे बच्चों समझ में। और यदि x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू घटती है, x की वैल्यू घटाने पर y की वैल्यू बढ़ती है, अर्थात विपरीत या ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, उसे कहते हैं हम हासमान फलन। आगे बच्चों समझ में। यहाँ पर यही लिखा है कि यदि x का मूल्य बढ़ने पर y का मूल्य भी क्या होता है, बढ़ता है, तो y इज द फंक्शन ऑफ x क्या हो गया, वर्धमान फलन। और यदि x का मूल्य बढ़ने पर y का मूल्य घटता है तो y इज द फंक्शन ऑफ क्या हो गया, हासमान फलन। अतः है y प्लस बराबर 5 + x कैसा फलन है, वर्धमान फलन। ये जो ऊपर वाला फलन है वो कैसा है, वर्धमान। हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया ना, यहाँ तक x की वैल्यू बढ़ाई तो y की वैल्यू बढ़ गई। और जो दूसरा है y बराबर 50 - x, वो कैसा है, हासमान फलन। वो भी हमने प्रूफ करके दिखा दिया। यहाँ पर x की वैल्यू बढ़ाई तो y की वैल्यू घट गई। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब हम इसके डायग्राम भी बना के देख लेते हैं कि इसके डायग्राम किस तरीके से बनेंगे। वर्धमान फलन में हम ये एक बात और ध्यान रखने योग्य है यहाँ पर कि जो स्वतंत्र चर है वो हमेशा कहाँ आता है, यहाँ पर x अक्ष पर, ये x अक्ष होता है। और जो परतंत्र चर है वो आता है y अक्ष पर, ये हमारा y अक्ष है। x अक्ष पर स्वतंत्र चर, y अक्ष पर परतंत्र चर। ठीक है, तो x की वैल्यू यदि बढ़ती है, तो बढ़ा दी हमने तो y की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से कैसा वक्र प्राप्त होगा हमें, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। तो ये कौन सा फलन है, वर्धमान फलन। ठीक है बच्चों। और जो दूसरा है उसमें हम क्या देखते हैं, ये है x और ये y, स्वतंत्र चर परतंत्र चर। इसमें हम क्या देखते हैं, यदि हम x की वैल्यू को क्या हो रहे हैं, यदि हम x की वैल्यू बढ़ाते हैं, पहले हम इसे बना लेते हैं इस तरीके से। यदि हम x की वैल्यू को यदि क्या करेंगे, यहाँ पर बढ़ाते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। y की वैल्यू बढ़ने की बजाय क्या होती है, घट जाती है। x की वैल्यू को बढ़ाया तो y की वैल्यू घट गई। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कैसा वक्र होता है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ, जो कि दर्शाता है हासमान फलन को।
वर्धमान फलन अर्थात ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, ह्रासमान फलन अर्थात नीचे की ओर गिरता हुआ। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अभी हमने बात की जो एक्स अक्ष पे हमेशा स्वतंत्र चर को दिखाया जाता है और वाई अक्ष पर हमेशा परतंत्र चर को दिखाया जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि एक्सेप्शंस तो हर जगह पाए जाते हैं, तो यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन पाया जाता है कि जो मांग का नियम है जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे, वहाँ पर क्या होता है, जो कीमत है वो मांग से संबंधित होती है। हमने अभी बात की कीमत क्या होती है, मांग से संबंधित होती है। यदि कीमतें गिरती हैं तो मांग मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। यदि कीमतें बढ़ती हैं तो मांग मात्रा गिर जाती है, अर्थात दोनों में ऋणात्मक ह्रासमान फलन पाया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पहले क्या बदलती है, कीमत बदलती है, अर्थात कीमत कैसा चर हो गया, स्वतंत्र चर। कीमत बदलती है तो उसके फलस्वरूप मांग मात्रा बदलती है, तो मांग मात्रा कैसा चर हो गया, परतंत्र चर। समझ में आया। तो कहने का मतलब तो यह है कि स्वतंत्र चर है तो कीमत तो यहाँ आनी चाहिए एक्स अक्ष पर, और मांग मात्रा कहाँ आनी चाहिए, वाई अक्ष पर। लेकिन यहाँ ये अपवाद पाया जाता है कि मांग के नियम में जो स्वतंत्र चर है वो आता है वाई अक्ष पर, और जो परतंत्र चर है वो आता है एक्स अक्ष पर। ये आपको याद रखना है कि मांग का नियम इसका अपवाद है। यहाँ स्वतंत्र चर आता है वाई अक्ष पर और जो परतंत्र चर आता है एक्स अक्ष पर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आपको इस तरीके से बना के भी दिखा देते हैं कि मांग वक्र इस तरीके से बनता है डी, जिसमें परतंत्र चर जो है, स्वतंत्र चर है पी, वो आता है कीमत एक्स वाई अक्ष पर, और यहाँ पर है मांग मात्रा जो कि कैसा चर है, परतंत्र चर, वो आता है आपका एक्स अक्ष पर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं। आगे है मांग फलन, जिसकी हमें चर्चा करनी थी। हमने फलन पढ़ा, फलन में हमने पढ़ा कि दो चरों के बीच को संबंध को दर्शाता है फलन, यही हमने बात की। तो मांग फलन क्या होगा, मांग फलन में भी किसी दो चर के बीच संबंध को दर्शाया जाएगा। अब वो दो चर कौन कौन से हैं, जो पहला चर है वो तो है मांग मात्रा, और जो दूसरा चर है वो है कीमत। तो यहाँ पर स्वतंत्र कौन सा है, कीमत। हमने डायग्राम के द्वारा भी बता दिया कि कीमत कैसा चर है, स्वतंत्र चर, तो हम उसे कहाँ दिखाएंगे, राइट साइड में। और जो परतंत्र चर है वो है मांग मात्रा, उसे हम दर्शाएंगे लेफ्ट साइड में। अर्थात कीमत में और मांग मात्रा में संबंध को दर्शाता है मांग फलन। कीमतों के बदलने पर मांग मात्रा भी क्या होती है, बदल जाती है। आगे बच्चों समझ में, यही यहाँ पर लिखा है कि किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के मध्य संबंध को फलन के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मांग फलन। कीमत को और मांग को एक फलन के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे हम मांग फलन कहते हैं। कीमत कैसा चर है, स्वतंत्र चर, तो वो यहाँ आ गया। और मांग फलन कैसा, मांग मात्रा कैसा चर है, परतंत्र चर, तो वो यहाँ लेफ्ट साइड में आ गया। डी एक्स इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स। डी एक्स, एक्स इसलिए दिया है क्योंकि हम यहाँ एक्स वस्तु की बात कर रहे हैं, तो एक्स वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु की मांग मात्रा, अर्थात एक्स वस्तु की मांग मात्रा किस पर निर्भर करती है, एक्स वस्तु की कीमत पर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो डिमांड फंक्शन अर्थात मांग फलन मांग मात्रा में और कीमत में संबंध को दर्शाता है। डी एक्स इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स, याद रहेगा। आगे देखें, आगे है बच्चों मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। अभी हमने पढ़ा dx इज द फंक्शन ऑफ px, पढ़ा ना हमने कि मांग मात्रा कीमत पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर तो ये बात क्लियर हो गई कि मांग मात्रा किस पर निर्भर करती है, कीमत पर। तो ये मांग को प्रभावित करने वाले और तत्व कौन से हैं, तो बच्चों क्या है कि मांग कीमत पर तो निर्भर करती है, साथ में अन्य तत्व हैं उस पर भी मांग मात्रा निर्भर करती है, वो भी मांग मात्रा को प्रभावित करती हैं। लेकिन जब हम मांग के नियम का डिस्कस करते हैं तब हम इन अन्य तत्वों को स्थिर मान लेते हैं। केवल किसको डिस्कस करते हैं, केवल कीमत को ही डिस्कस करते हैं। आगे बच्चों समझ में, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मांग को प्रभावित करने वाले जो तत्व में जो पहला तत्व आता है वो है वस्तु की कीमत, है ना, वस्तु की कीमत। ठीक है, जिसकी कि हमने अभी चर्चा की कि dx इज द फंक्शन ऑफ px, वस्तु की कीमत पर। अब ये जो बाकी जो चार तत्व हैं, ठीक है, वो भी मांग को प्रभावित करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अन्य कारक। इन्हें हम बोलते हैं अन्य कारक। और जब हम मांग का नियम पढ़ते हैं तो हम इन अन्य कारक को क्या कर लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं। हम केवल डिस्कस करते हैं वस्तु की कीमत। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा dx इज द फंक्शन ऑफ px। अब आप देख रहे हो ये पांचों कारक लिख रखे हैं, dx इज द फंक्शन ऑफ px, pr, y, t, e। लेकिन हमने अभी केवल क्या पढ़ा, इसको तो हमने चारों को तो कर दिया स्थिर। केवल हमने पढ़ा कि मांग मात्रा किस पर निर्भर करती है, वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। लेकिन ये बाकी जो चार कारक हैं वो भी तो जानना जरूरी है कि मांग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक वस्तु की कीमत, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उस वस्तु
वस्तु की मांग मात्रा बढ़ जाती है। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मांग मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अर्थात कैसे संबंध पाया जाता है, कीमत और मांग मात्रा में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। हमने भी डायग्राम बनाया था ना, वैसा ही डायग्राम बनता है डी डी। यहाँ आएगी कीमत, यहाँ आएगी मांग मात्रा, दोनों में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। कीमतों के बढ़ने पर मांग मात्रा कम, कीमतों के घटने पर मांग मात्रा अधिक हो जाती है। आगे बच्चों समझ में, ये तो मांग का नियम भी है जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। जो अगला कारक है जो कि प्रभावित करता है वो है संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु की कीमत, तो बच्चों कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु से क्या होती है, संबंधित होती है, होती ही नहीं होती, जिसे हम स्थानापन्न वस्तु भी कह सकते हैं या फिर हम पूरक वस्तु भी कहते हैं। जब दो वस्तु के संबंध की बात करते हैं तो दो वस्तु या तो स्थानापन्न रूप से संबंधित होती हैं या वो पूरक रूप से संबंधित होती हैं, जिसके बारे में भी हम आगे डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से वो संबंधित होती है। तो स्थानापन्न वस्तु या पूरक वस्तु किसी दूसरे वस्तु, जैसे हम मान लो पेन और पेंसिल, दो वस्तु हैं, यदि पेंसिल है उसकी कीमत बढ़ती है, ठीक है, तो पेन की मांग पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पेंसिल जो है उसकी कीमत बढ़ गई तो लोग क्या करेंगे, पेंसिल को छोड़ के और पेन को काम में लेने लग जाएंगे। तो संबंधित जो वस्तुएं होती हैं वो भी क्या करती हैं, मांग को प्रभावित करती है। तो जो पेन की मांग है वो किससे प्रभावित हो रही है, पेंसिल की कीमत से प्रभावित हो रही है, नहीं हो रही है, तो इसे हम कहेंगे संबंधित वस्तुओं की कीमतें मांग को प्रभावित करती हैं। आगे बच्चों समझ में, जो अगला जो कारक है वो है उपभोक्ता की आय। आय भी बहुत प्रभावित करती है। यदि आपके पापा की इनकम बढ़ जाती है तो आप क्या करते हैं, अधिक वस्तु की मांग करने लग जाते हैं, करने लग जाते हैं, क्योंकि अब हमारे पास पैसे होते हैं तो हमें नई नई चीज़ चाहिए होती है। लेकिन यदि उपभोक्ता की आय क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो वस्तु की मांग मात्रा को भी क्या कर देता है, कम। यहाँ पर क्या होता है, उपभोक्ता की आय कम हो गई, अब उसे लगता है कि नहीं, अब तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अब मुझे उस चीज़ के बिना रहना पड़ेगा। तो इसीलिए उपभोक्ता की आय कम होने के बाद उपभोक्ता क्या करता है, उस वस्तु की मांग मात्रा को कम कर देता है। तो मांग मात्रा को क्या प्रभावित करती है, उपभोक्ता की आय। ठीक है, जो चौथा कारक है वो है उपभोक्ता की पसंद व रुचि। यदि किसी चीज़ में उपभोक्ता की पसंद है या रुचि है, वो उसे पसंद करता है, वो फैशन में है, ट्रेंड में है, तो वो उपभोक्ता क्या करेगा, उस वस्तु को खरीदेगा ही, चाहे वो कितनी ही महंगी क्यों ना हो। लेकिन यदि उसकी पसंद ही नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, उसमें फैशन ही नहीं है, और तो उसकी कीमत यदि क्या हो जाएगी, कीमत क्या कुछ भी हो, लेकिन वो क्या करेगा, उसकी मांग मात्रा को नहीं बढ़ाएगा। आगे बच्चों समझ में, अगला है भविष्य की प्रत्याशाएं। भविष्य की प्रत्याशाएं भी क्या करती हैं, मांग को प्रभावित करती हैं। जैसे कि मैंने मान लिया कि कल पेट्रोल की कीमत क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, तो मैं क्या करूँगी, आज ही सारे गाड़ी में पेट्रोल भरा लूँगी, मतलब आज ही क्या होगा, मांग मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें क्या प्रत्याशा है, क्या संभावना है कि कल तो पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, तो कल पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। इस संभावना को देखते हुए हम आज क्या कर रहे हैं, मांग मात्रा को बढ़ा रहे हैं। तो भविष्य में कीमतें क्या रहेंगी, इसको देखते हुए हम आज ही मांग मात्रा को प्रभावित हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये है पांचों कारक जिसमें हम केवल किसका अध्ययन करते हैं, वस्तु की कीमत का। क्यों, क्योंकि ये मांग के नियम के आधार है। ठीक है बच्चों, आ गया। अब आगे देखें, आगे है मांग का नियम, जिसका कि हम बार बार बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मांग का नियम क्या होता है। तो हमने अभी जैसे बात कर ली कि जो 5 कारक में से जो 4 कारक है, इसको हम बोलते हैं अन्य कारक या अन्य बातें। ठीक है, तो अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो वस्तु की मांग मात्रा में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। किसी वस्तु की कीमत के कम होने पर मांग मात्रा बढ़ जाती है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा है कि मांग पर अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है। हमने कारकों की चर्चा की ना, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, संबंधित वस्तु की कीमत, भविष्य की कीमत, प्रत्याशाएं, सभी का प्रभाव पड़ता है। अन्य बातें समान रह पर किसी वस्तु की कीमत यदि घटती है तो उस वस्तु की मांग मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, और कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग मात्रा क्या होती है, घट जाती है। इस तरह से हमारा डी मांग वक्र या पी या क्यू, यदि कीमत कम होती है तो मांग मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ P से P1 हो गई, कीमत कम हो गई, तो ये मांग मात्रा Q से बढ़कर क्या हो गई, Q1 हो जाती है। इसका उल्टा भी हम देख सकते हैं कि यदि कीमत बढ़ गई तो मांग मात्रा कम हो गई। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा क्या होती है, घट जाती है। कीमत घटती है तो मांग मात्रा क्या होती है, बढ़
जाती है। यही क्या होता है, मांग का नियम कहता है। इसके बाद है कीमत और मांग मात्रा में कैसा संबंध हो गया है यहाँ पर, विलोम संबंध, ऋणात्मक संबंध या उल्टा संबंध हो गया ना, कि कीमत के कम होने पर मांग मात्रा बढ़ गई, कीमत के बढ़ने पर मांग मात्रा कम हो गई। तो इसे हम मांग वक्र इसलिए क्या होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है। अभी हमने मांग वक्र बनाया ना, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ, अर्थात ऋणात्मक ढाल का होता है। हासमान फलन यहाँ पर होता है कौन सा, dx इज द फंक्शन ऑफ px। ठीक है, अब यहाँ सारणी की सहायता से भी हम देख सकते हैं, यदि कीमत 1 है तो मांग मात्रा कितनी है, 50। यदि कीमत बढ़कर कितनी हो गई, 2, तो मांग मात्रा क्या हो गई, घट के कितनी हो गई, 40 हो गई। यदि कीमत बढ़कर 3 हो गई तो मांग मात्रा क्या हो गई, फिर से घट गई। कीमत बढ़ गई तो मांग मात्रा फिर से घट गई। अर्थात कीमत के बढ़ने पर मांग मात्रा क्या होती है, घटती चली जाती है। और उल्टा देखिए, कीमत के घटने पर मांग मात्रा क्या हो गई, बढ़ती चली जाती है। इसे ही हम मांग का नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसके बाद है वस्तुएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वस्तुएं। जैसे हमने अभी कहा था ना कि संबंधित वस्तु की कीमत क्या करती है, मांग को प्रभावित करती है। अन्य कारकों में हमने चर्चा की थी ना, तो मैंने भी बोला था आपको कि हम इसके बारे में डिटेल में आगे बढ़ेंगे। तो जो वस्तुएं होती हैं बच्चों, वो कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, दो वस्तुएं आपस में संबंधित होती हैं। किस प्रकार से, या तो वो वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं हो सकती हैं, या वो वस्तुएं पूरक वस्तुएं होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्थानापन्न वस्तुएं अर्थात सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। स्थानापन्न वस्तु अर्थात सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। जो दो वस्तुएं हैं वो आपस में संबंधित होती हैं। कैसे, कि यदि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जा सके तो वो वस्तु होती है स्थानापन्न। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया पेन और पेंसिल का। इसके अलावा चाय और कॉफ़ी का। यदि क्या हो, यदि हमारे पास यदि चाय है और चाय की कीमतें यदि बढ़ जाती हैं तो हम क्या सोचेंगे, चाय को छोड़ो और हम क्या यूज़ कर लेते हैं, कॉफ़ी काम में ले लेते हैं। समझ में आया नहीं आया। तो ये वस्तुएं कैसी वस्तु हो गई, स्थानापन्न वस्तुएं हो गई। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जो एक के स्थान पर दूसरे प्रयोग में लाई जाती हैं। अब स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में मांग का क्या होता है। यदि अभी जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि यदि चाय की कीमत बढ़ गई तो क्या हुआ, हमने क्या किया, चाय को छोड़कर हमने कॉफ़ी की मांग मात्रा को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो चाय की कीमत बढ़ने से कॉफ़ी की मांग मात्रा बढ़ गई। आ रहा है बच्चों समझ में। यदि हम इसका उल्टा देखते हैं, चाय की कीमत कम हो गई तो हम क्या करेंगे, चाय की मांग मात्रा को बढ़ाएंगे और कॉफ़ी की मांग मात्रा को कम कर देंगे। तो चाय की कीमत कम होने से कॉफ़ी की मांग मात्रा कम हो गई। अर्थात हम क्या देख रहे हैं, स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में एक वस्तु की कीमत अधिक होने पर दूसरी वस्तु है उसकी मांग मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। एक वस्तु की कीमत कम होने पर दूसरी वस्तु की मांग मात्रा कम हो जाती है। अर्थात यहाँ पर धनात्मक संबंध पाया जाता है। आ गया बच्चों समझ में कि वे वस्तुएं जो एक स्थान पर दूसरी प्रयोग में लाई जा सकती हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्थानापन्न। जैसे कि चाय और कॉफ़ी, हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं। माना हमने देखा ये है चाय की कीमत, ठीक है, और हम इसका संबंध देखेंगे कॉफ़ी की। यहाँ हम एक ही वस्तु का नहीं देखेंगे, दोनों संबंधित वस्तुओं का देख रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉफ़ी की मांग मात्रा। अब मान लो चाय की कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है। चाय की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता क्या करेगा, चाय की मांग को कम कर देगा। मांग के नियम में हमने यही पढ़ा ना कि यदि इसकी कीमत बढ़ेगी तो चाय की मांग मात्रा क्या हो जाएगी, कम। तो चाय की मांग मात्रा कम हो जाएगी तो उपभोक्ता क्या करेगा, कुछ तो पिएगा ना, उसको पेय पदार्थ पीना है कुछ ना कुछ, तो वो कॉफ़ी की मांग मात्रा को बढ़ाएगा। तो कॉफ़ी की मांग मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आ रहा है बच्चों समझ में। इसी प्रकार यदि चाय की कीमत गिरती है तो उपभोक्ता चाय की ही मांग मात्रा को बढ़ाएगा। चाय पिएगा तो वो कॉफ़ी तो पिएगा नहीं, तो इसीलिए वो कॉफ़ी की मांग मात्रा को कम कर देगा। तो हम क्या देख रहे हैं, चाय की कीमत बढ़ रही है तो कॉफ़ी की मांग मात्रा बढ़ रही है, चाय की कीमत गिर रही है तो कॉफ़ी की मांग मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। अर्थात चाय और कॉफ़ी में कैसा संबंध हो गया, धनात्मक। तो कैसे ढाल का वक्र बनेगा, धनात्मक ढाल का वर्धमान फलन हमने पढ़ा था ना। यहाँ पर हम लिखेंगे चाय की कीमत, क्योंकि कीमत तो यहीं आती है वाई अक्ष पर, और यहाँ हम लिखेंगे कॉफ़ी की मांग मात्रा। ठीक है बच्चों, यदि एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरी की मांग मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। इस तरीके से आ गया। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है। स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में मांग वक्र क्या होता है, धनात्मक ढाल का होता है। मांग वक्र कैसा हो गया, इसको आप डी भी लिख दें,
GD धनात्मक ढाल का होता है। एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग मात्रा भी क्या होती है, बढ़ जाती है। एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग मात्रा भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो समझ में आ गया स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं। जब भी स्थानापन्न वस्तु से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से इसका वर्णन करना है, इस तरीके से आपको इसका डायग्राम भी बनाना है। अगली वस्तु देखें बच्चों, अगली वस्तुएं होती हैं पूरक वस्तु, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं? अभी हमने स्थानापन्न वस्तु देखी कि जो एक के स्थान पर दूसरे प्रयोग में लाई जा सकती है। पूरक वस्तु क्या होती है बच्चों? पूरक वस्तु वो होती है जो कि साथ साथ प्रयोग में लाई जाती है, अर्थात एक के बिना दूसरे का कुछ भी यूज़ नहीं होता। जैसे कि दोनों पैर के जूते हो गए, यदि हम चाय बना रहे हैं तो चाय और चीनी हो गई, कार और पेट्रोल हो गया। अब इसमें क्या होता है, माना कार की कीमत बढ़ गई, कार की कीमत बढ़ गई तो उपभोक्ता क्या करेगा, कार की जो मांग मात्रा है उसको कम कर देगा। अब वो उपभोक्ता कार ही नहीं खरीदेगा तो उसको पेट्रोल की जरूरत भी नहीं होगी, तो वो पेट्रोल की मांग मात्रा को भी क्या कर देगा, कम कर लेगा, क्योंकि दोनों कैसी वस्तु हैं, संबंधित वस्तु है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, कार की कीमत यदि बढ़ जाती है तो पेट्रोल की मांग मात्रा भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अर्थात दोनों ऋणात्मक रूप से संबंधित है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वे वस्तुएं जो एक साथ प्रयोग में लाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं, जैसे कार व पेट्रोल। हमने यहाँ लिखा कार की कीमत, और इसका संबंध हमें किससे दर्शाना है, दूसरी वस्तु पेट्रोल की मांग मात्रा से। माना कार की कीमत बढ़ जाती है, कार की कीमत बढ़ गई तो पेट्रोल की मांग मात्रा कैसे प्रभावित हो गई, कार की कीमत बढ़ने पे उपभोक्ता कार की मांग मात्रा को कम कर देगा। कार की मांग मात्रा को कम कर देगा, जब उसके पास कार ही नहीं है तो वो पेट्रोल की मांग मात्रा को भी क्या कर देगा, कम करेगा ना। और इसका यदि हम उल्टा देखें कि यदि कार की कीमत कम हो जाती है तो उपभोक्ता क्या करेगा, कार की मांग मात्रा को बढ़ाएगा। कार की मांग मात्रा को बढ़ाएगा तो उसे पेट्रोल की आवश्यकता होगी, तो इसीलिए वो पेट्रोल की मांग मात्रा को भी बढ़ाएगा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कार की कीमत यदि बढ़ती है तो पेट्रोल की मांग मात्रा कम हो जाती है, कार की कीमत यदि कम होती है तो पेट्रोल की मांग मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। अर्थात कार में और जो पेट्रोल है उसमें कैसा संबंध हो गया, ऋणात्मक संबंध होता है। अर्थात पूरक वस्तु के संदर्भ में ऋणात्मक ढाल का मांग वक्र बनता है, जैसा कि होता ही है ऋणात्मक ढाल का मांग वक्र। यहाँ हम दिखाएंगे कार की कीमत और हम यहाँ दिखाएंगे पेट्रोल की मांग मात्रा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। आगे बच्चों समझ में, यहाँ पर भी लिखा है कि पूरक वस्तु के संदर्भ में मांग वक्र कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है। एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे वस्तु की मांग मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। आगे बच्चों समझ में, ये था स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। अब जो अगली वस्तु हैं वो हम देखते हैं सामान्य वस्तुएं, नॉर्मल गुड्स। अभी हमने क्या देखा, एक की कीमत और दूसरे की मांग मात्रा में संबंध देखा। अब हम जो हमारा तीसरा कारक था मांग को प्रभावित करने वाला, उपभोक्ता की आय, उसके आधार पर देखते हैं कि वस्तुएं कैसी होती हैं। तो बच्चों उपभोक्ता की आय यदि बढ़ती है तो उपभोक्ता क्या करता है, किसी भी वस्तु का उपभोग क्या करता है, बढ़ा देता है। यदि उपभोक्ता की आय घट जाती है तो वो क्या करता है, उस वस्तु का उपभोग कम कर देता है। ये तो जनरल चीज़ है, आप समझते भी हैं कि यदि हमारी आय बढ़ेगी तो हम उस वस्तु का उपभोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। यदि लेकिन हमारी आय कम होगी तो हम उस वस्तु का उपभोग कम कर देंगे। तो ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं सामान्य वस्तुएं। अर्थात सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय बढ़ने पर मांग बढ़ जाएगी, आय घटने पर मांग घट जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है कि वे वस्तुएं जिनकी उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग मात्रा बढ़ती है, उपभोक्ता की आय घटने पर मांग मात्रा भी घटती है। जैसे कि देशी घी, बासमती चावल, इनमें क्या होता है, आय बढ़ी तो मांग मात्रा बढ़ी, आय घटी तो मांग मात्रा भी घट गई। अर्थात यहाँ पर हम अब कीमत की जगह क्या दिखाएंगे, आय दिखाएंगे, और यहाँ मांग मात्रा हो गई। तो कैसा वक्र होगा, धनात्मक ढाल का, कि कीमत आय बढ़ने पर मांग मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसे हम ICC वक्र भी कहते हैं, आय उपभोग वक्र। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि आय बढ़ने पर मांग मात्रा बढ़ गई, आय घटने पर मांग मात्रा कम हो जाती है। अब जो दूसरी वस्तु आती हैं वो है निम्न स्तरीय वस्तुएं, इंफीरियर गुड्स। इनको हम हीन वस्तुएं भी कहते हैं। अभी हमने देखा कि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर क्या हो रही है, मांग मात्रा बढ़ रही है। लेकिन किन्हीं वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग मात्रा बढ़ने के स्थान पर घट जाती है।
जैसे कि मानो मोटे अनाज है, ठीक है। मोटे अनाजों के संदर्भ में क्या होता है, मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा ये होते हैं, इन्हें कहा जाता है कि नहीं, इसका सेवन अधिकतर गरीब व्यक्ति ही करते हैं। तो क्या होता है, यदि उपभोक्ता की आय कम होती है, ठीक है, तो उपभोक्ता क्या करता है, इसकी मांग मात्रा को बढ़ा देता है, क्योंकि उसकी आय कम है, अब उसे वही खाना है। लेकिन उसकी आय बढ़ती है तो वो क्या करता है, मोटे अनाजों को छोड़कर और क्या उपभोग करने लग जाता है, गेहूँ और चावल काम में लेने लग जाता है। अर्थात वो क्या करता है, अपनी मांग मात्रा को आय बढ़ने पर उसकी मोटे अनाजों की मांग मात्रा को कम कर देता है और गेहूं और चावल इनकी मांग मात्रा को बढ़ा देता है। अर्थात किन्हीं वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है, आय बढ़ने पर मांग मात्रा घट जाती है, आय घटने पर मांग मात्रा घट जाती है। तो ये वाली जो वस्तुएं होती हैं वो होती हैं इंफीरियर गुड्स या निम्न स्तरीय वस्तुएं। आगे बच्चों समझ में, जहां आय में और मांग मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है, वे वस्तुएं जिनकी उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग मात्रा घटती है, आय घटने पर मांग मात्रा बढ़ती है। जैसे डालडा घी, मोटे अनाज, उदाहरण दे रखा है ना, मक्का, बाजरा आदि। डालडा घी के संदर्भ में भी ये होता है कि उपभोक्ता की आय कम होती है तो उपभोक्ता देशी घी तो उपभोग नहीं कर पाता, तो वो डालडा घी का उपभोग करता है। लेकिन जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वो डालडा घी उसके लिए कैसा हो जाता है, हीन वस्तु हो जाता है, तो वो डालडा घी का सेवन न करके देशी घी का सेवन करता है। आगे बच्चों समझ में, यहाँ पर हम क्या करेंगे, उपभोक्ता की आय और मांग मात्रा में ऋणात्मक ढाल का वक्र बनाएंगे। कौन सी वस्तु में, निम्न स्तरीय, हीन या इंफीरियर गुड्स में। यहाँ पर हमारी आय हो गई, यहाँ मांग मात्रा। यदि आय क्या होती है, बढ़ती है तो मांग मात्रा क्या हो जाती है, कम। यदि आय घटती है तो मांग मात्रा बढ़ जाती है। ऐसी वस्तुएं होती हैं निम्न स्तरीय, इंफीरियर या हीन वस्तुएं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। जो अगली वस्तुएं हैं वो है बच्चों गिफिन वस्तुएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करना है, अच्छे से लर्न करना है, डायग्राम भी बनाने हैं। निम्न स्तरीय जो वस्तुएं हैं उनकी एक दशा होती है जिसमें क्या होता है, मांग का नियम ही लागू नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि निम्न स्तरीय वस्तुओं की एक तरह की किस्म जिसमें कि मांग का नियम लागू ही नहीं होता है। मांग का नियम क्या कहता है कि जो कीमत है वो बढ़ने पर मांग मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है, कीमत के घटने पर मांग मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन जो गिफिन वस्तु है उसके संदर्भ में कीमत बढ़ने पर उनकी मांग मात्रा बढ़ जाती है, कीमत घटने पर उनकी मांग मात्रा घट जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे कि हम मान लेते हैं गिफिन वस्तुएं, जैसे कि हम मोटे अनाज ही ले लेते हैं। मोटे अनाजों की कीमत यदि क्या होती है, बढ़ती है, तो लोग ये सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छी वस्तुएं हैं, इनकी कीमत तो बढ़ रही है, इसका मतलब एक स्टैंडर्ड गुड्स हो गई, एक अच्छी चीज़ हो गई, तो उपभोक्ता क्या करेगा, उसकी मांग मात्रा को बढ़ा देगा। लेकिन इसकी कीमत कम हो गई तो उपभोक्ता की नज़र में ये क्या हो गई, हीन वस्तु हो गई, तो वो क्या करेगा, उसकी मांग मात्रा को घटा देगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है मांग का नियम यहाँ लागू नहीं होता। तो गिफिन वस्तु के संदर्भ में मांग का जो मांग वक्र है वो कैसा होता है, धनात्मक ढाल का होता है। ठीक है बच्चों, यही यहाँ पर लिखा है कि ये निम्न स्तरीय वस्तुओं की किस्म है जिसकी कीमत घटने पर मांग घट जाती है और कीमत बढ़ने पर मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इन वस्तुओं के संदर्भ में धनात्मक ढाल का क्या होता है, मांग वक्र होता है। इस तरीके से मांग वक्र बनेगा, इसमें धनात्मक ढाल का डी, ये किसमें है, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम लागू क्यों नहीं होता, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक होता है प्रतिस्थापन प्रभाव। मांग का नियम लागू क्यों होता है, एक तो प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से और एक आय प्रभाव की वजह से। प्रतिस्थापन प्रभाव अर्थात उपभोक्ता क्या करता है, यदि उपभोक्ता की को एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपभोग कर सकता है, जिसे हम प्रतिस्थापन या स्थापन वस्तुएं कहते हैं, स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर, यदि उपभोक्ता किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो उपभोक्ता क्या करता है, दूसरी वस्तुओं को छोड़कर उस वस्तु का उपभोग करना शुरू कर देता है। ये होता है प्रतिस्थानापन्न प्रभाव। जैसे कि हम मान लेते हैं चाय और कॉफ़ी का ही उदाहरण ले लेते हैं कि यदि चाय की कीमत गिरती है तो क्या करता है उपभोक्ता, कॉफ़ी की जो मांग मात्रा है उसको कम कर देता है। यही हमने पढ़ा था ना कि कॉफ़ी को छोड़कर भी वो चाय का उपभोग करने लग जाता है। अर्थात कीमत के कम होने पर क्या होती है, मांग मात्रा को वो बढ़ा देता है। ये हो गया प्रतिस्थानापन्न प्रभाव। दूसरा होता है आय प्रभाव। आय प्रभाव में क्या होता है बच्चों कि यदि किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो उपभोक्ता की आय ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि उपभोक्ता अब उस वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग कर पाएगा। आय प्रभाव में यदि किसी वस्तु की कीमत कम हुई, जैसे कि मान लो टमाटर है, यदि अभी है 100 रुपये किलो टमाटर है, हम ही मान लेते हैं, और उपभोक्ता है वो अभी क्या कर, उसकी आय कितनी है 500 रुपये, तो वो कितने टमाटर खरीद पा रहा है, 5 किलो टमाटर खरीद पा रहा है। यदि टमाटर की कीमत क्या होती है, कम होकर 50 रुपये किलो हो जाती है, तो अब उपभोक्ता क्या कर पा रहा है, 10 किलो टमाटर खरीद पा रहा है, तो उसकी क्रय शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती नहीं बढ़ जाती। तो इस वजह से भी मांग का नियम लागू होता है। अब जो गिफिन वस्तु हैं
इसमें क्या होता है, जो प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव है वो दोनों विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब ये दोनों एक ही दिशा में कार्य करते हैं तब तो मांग का नियम लागू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों विपरीत दिशा में कार्य करते हैं और आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, इसीलिए गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम लागू नहीं होता। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही लिखा है कि प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव यहाँ पर कैसे कार्य करते हैं, विपरीत दिशा में। यहाँ पर जैसे प्रतिस्थापन प्रभाव कर रहा है तो आय प्रभाव इस दिशा में कार्य कर रहा है। ठीक है, इसीलिए मांग के नियम को ये लागू नहीं होने देते और आय प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। आय प्रभाव भी प्रभावशाली है ना, क्योंकि आय बढ़ने पर उपभोक्ता क्या करता है, उसकी मांग मात्रा को कम कर देता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये हो गई आपकी गिफिन वस्तुएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र कैसा होता है, धनात्मक ढाल का होता है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है कि कुछ वस्तुएं क्या होती हैं, उपभोक्ता के लिए आय के कुछ स्तरों पर तो सामान्य होती हैं और कुछ स्तर पर क्या होती हैं, निम्न हो सकती हैं। अभी हमने पढ़ा कि कुछ सामान्य वस्तुएं होती हैं और निम्न स्तरीय वस्तु होती हैं। अब उपभोक्ता की आय पर डिपेंड करता है कि वो उसके लिए सामान्य है क्या निम्न स्तरीय। माना हमने यहाँ पर हमने आय और यहाँ हमने मांग मात्रा दर्शा दी। ठीक है, अब क्या होता है कि उपभोक्ता की जब आय कम होती है, ठीक है, तो जो मोटे अनाज टाइप के जो भी वस्तुएं होती हैं वो इसको क्या लगती हैं, सामान्य वस्तुएं लगने लग जाती हैं। यदि हम डालडा घी और देशी घी का उदाहरण लें, यदि उपभोक्ता की आय कम होती है तो उसे घी का सेवन करना होता है, तो वो क्या करता है, डालडा घी का सेवन करता है और डालडा घी उसके लिए क्या होती है, सामान्य वस्तु होती है। लेकिन यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वो जो डालडा घी है वो उसको क्या लगने लग जाता है, निम्न किस्म की वस्तु लगने लग जाता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कि उपभोक्ता की आय पर डिपेंड करता है। कुछ स्तर पर तो क्या होती है, सामान्य वस्तु, और कुछ स्तर पर क्या होती है, निम्न वस्तु। जैसे कि हम कार का उदाहरण लें, यदि एक उपभोक्ता है उसकी आय बहुत कम है और वो एक छोटी कार अफोर्ड कर पा रहा है, तो वो क्या लगेगी उसके लिए, सामान्य वस्तु लगेगी कि वो एक कार अफोर्ड कर पा रहा है। लेकिन यदि उपभोक्ता की आय बहुत अधिक बढ़ जाती है और वो BMW कार अफोर्ड कर पाता है, तो वो छोटी कार उसके लिए क्या हो जाएगी, निम्न स्तरीय वस्तु हो जाएगी। तो उपभोक्ता की आय के स्तर के आधार पर वस्तुएं सामान्य भी हो सकती है और वस्तुएं निम्न भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यदि उपभोक्ता की आय अत्यंत निम्न है, बहुत कम है, तब तो वो क्या करेगा, उसकी मांग निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यदि उपभोक्ता की आय बिल्कुल कम है, जैसे यहाँ पर आय दिखा रहे हैं, हम आय का स्तर दिखा रहे हैं, जैसे हमने मान लिया यहाँ पर, तो शुरू में क्या होगा उसका, जैसे जैसे उसकी आय क्या होगी, निम्न होगी। हमने एक आय का एक नॉर्मल स्तर मान लिया ये है, तो ये इसके नीचे क्या होगा, वो जैसे जैसे उसकी आय बढ़ेगी, आ रहा है समझ में, तो उसकी मांग मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। तो निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए उसकी मांग मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे उसकी आय निम्न है ना, कम है उसकी आय, तो वो क्या करेगा, इनकी मांग मात्रा को बढ़ाएगा। लेकिन अब इस स्तर से यदि उसकी अधिक आय बढ़ जाती है तो वो उनकी मांग को क्या कर देता है, कम। यहाँ तक तो उसने आय बढ़ाई, ये वस्तु कैसी है, निम्न स्तरीय। उसने यहाँ पर तो उसकी मात्रा को क्या बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी आय और अधिक अच्छे लेवल पे पहुँच गई तो इसकी मांग मात्रा को वो कम कर देगा बढ़ाने के स्थान पे। अर्थात कैसा वक्र होता है, यहाँ पीछे की ओर मुड़ता हुआ वक्र होता है। लेकिन आय बढ़ने पर उसके लिए मांग निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। निम्न स्तरीय वस्तुओं के संदर्भ में आप क्या देख रहे हैं कि आय के निम्न स्तर पर तो उपभोक्ता की मांग क्या होती है, अधिक होती है, लेकिन आय के उच्च स्तर पर उपभोक्ता निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग को घटा देता है। अर्थात पीछे की ओर मुड़ता हुआ ICC वक्र, आय उपभोग वक्र होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो हमने इस पार्ट में क्या जाना, इस पार्ट में हमने मांग के बारे में जाना, मांग की परिभाषा पढ़ी, हमने मांग वक्र पढ़ा, मांग का नियम जाना, और फिर हमने वस्तुओं की चर्चा की। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं, पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, निम्न स्तरीय वस्तुएं क्या होती हैं, सामान्य वस्तुएं क्या होती हैं और गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं। तो आशा है कि आपको पूरा जो पार्ट ये पढ़ाया गया है मांग के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, सारे डायग्राम्स भी बना लीजिएगा और बार बार रिविज़न कीजिएगा ताकि कि आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। ठीक है बच्चों, अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ बाकी है, जैसे मांग की लोच बाकी है, मांग की लोच को निर्धारित करने वाले तत्व बाकी हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर मांग की बजट रेखा तो हम पढ़ ही चुके हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो देखते रहना है, मेरे साथ बने रहना है। थैंक यू।